Good afternoon, students. Now we have completed chapter number 8, motion. So today I am going to start with another chapter. Your chapter number 9. Chapter number 9, which is force and laws of motion. First we have to study what force is and then we have to study laws of motion, जिसमें हमें force के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी. So now in chapter 8, ठीक है, ये थोड़ा conceptual chapter ज्यादा है, both the chapters are linked. हमने chapter 8 में बहुत सारे top points लिखे थे. We have studied 5 quantities: distance, displacement, speed, velocity and acceleration. We studied types of motion, we studied graphs, we derived 3 equations. Motion में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया. Okay. So now in force and laws of motion, we will study what is the cause of motion. कि motion होता क्यों है? ठीक है, what is the reason behind motion? तो आप खुद सोचो कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? ठीक है, for moving any stationary object or changing the speed of any object or stopping a moving object, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में एक चेयर रखी है, ठीक है, चेयर कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे. तो चेयर को आपको मूव करना है, मतलब उसका मोशन होगा. तो चेयर को मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो उसे आप पुश करोगे या तो उसे आप पुल करोगे. या तो पुश करो, पुश करने से भी चेयर मूव होगी, पुल करने से भी चेयर मूव होगी. सपोज एक बॉल आपके पास मूव होती हुई आ रही है, फ्लोर पे किसी ने बॉल रोल कर दी, वो मूव होते हुए आ रही है, आपको उसे स्टॉप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हो? या तो पुश कर रहे हो या तो पुल कर रहे हो. ठीक है, सो ये जो आप पुश और पुल कर रहे हो, इसी चीज को क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है. सो व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आफ्टर स्टडीइंग लॉज ऑफ मोशन कि फोर्स एक्चुअली क्या होता है. बट कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे इसे? फोर्स इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज फोर्स? A push or pull applied on an object is known as force. ठीक है, a push or pull applied on an object is known as force. Clear? अब बात करते हैं कि फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है. सो थिंग्स फोर्स कैन थिंग्स फोर्स कैन डू. फर्स्ट, फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. सो इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, उसको क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. सेकेंड थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव होते हुए आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है फोर्स. इट कैन स्टॉप a moving object.
It can move a stationary object. It can stop a moving object. Third, it can change the speed. Suppose you're playing hockey. आप लोग हॉकी खेल रहे हो, बॉल मूव होते हुए आई, बॉल मूव होते हुए अपने हॉकी स्टिक से और जोर से उसको मार दिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर? बॉल मूव होते हुए आ रही थी, सपोज यू प्लेइंग हॉकी, तो आपने वो बॉल को और जोर से हिट करा दूसरी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दो चीजें हुई। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कार को एक्सेलरेट करते हो, तो कार अभी 30 पे जा रही है, एक्सेलरेट होकर 60 पे जाने लगी, तो कार ने क्या करा, कार के इंजन ने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया। सो दैट फोर्स हेल्प दैट व्हीकल टू इंक्रीज द स्पीड। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो किस में हेल्प करेगा? डिक्रीज करने में स्पीड को। सो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और एक और चीज हमने क्या देखी हॉकी वाले एग्जाम्पल में, फोर्स से स्पीड तो चेंज हुई, बट साथ में बॉल का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आपके सामने बॉल आई, तो बॉल स्पीड में आती है, ठीक है, आप मोशन मतलब आप बैट के मोशन से क्या करते हो, बॉल की स्पीड भी चेंज करते हो और बॉल का डायरेक्शन भी चेंज करते हो, ठीक है। बॉल इस साइड आ रही है, आप डायरेक्शन चेंज करके कहीं और मार रहे हो उसको, सो वो किससे हुआ? बैट के फोर्स से हुआ। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन of object. फिफ्थ, और क्या कर सकता है? सपोज आपके पास कोई प्लास्टिक की चीज है, आप उसे फोर्स लगाओ तो उसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कंप्रेस करो तो साइज भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज होती है। स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग का भी आप साइज चेंज कर सकते हो। अगर आप उसको पुल करते जाओ तो स्प्रिंग एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर से वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगी। सो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो तो भी उसका शेप साइज चेंज होगा, पुल कर रहे हो तो भी शेप एंड साइज चेंज होगा। सो लास्ट थिंग अ फोर्स कैन डू इज इट कैन चेंज द shape and size of an object. So force के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा force is a push or pull applied on an object. कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश करो, पुल करो, वो क्या होता है? फोर्स होता है। और फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है? So it can do these things, these 5 things. It can move a stationary object, it can stop a moving object, it can change the speed of moving object, it can change the direction of moving object, it can change the shape and size of an object. Clear? So write these points, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं फोर्स में। Okay? Pause this video here, write this, and then we will continue. Okay then. Now let's talk about frictional force. किसकी बात करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। सो सपोज आपके रूम में कोई हैवी चीज रखी है, आप उसको पुश कर रहे हो। सपोज आपके रूम में बेड रखा है एंड यू पुशिंग दैट बेड। तो सपोज आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स से वो बेड मूव ना हो। तो क्यों नहीं मूव हुआ? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो सरफेस होता है, बिकॉज जो सरफेस है वो सरफेस क्या करता है? एक फोर्स ऑफर करता है। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड। सरफेस ऑफर्स अ रेजिस्टिव फोर्स टू द ऑब्जेक्ट एंड दैट रेजिस्टिव फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स में हमें बात क्या करनी है? हम इसकी डेफिनेशन की बात नहीं करनी। डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी
studied कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेस, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप मूव नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर हो रहा है सामने से, उससे आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, कम है। जब अप्लाइड फोर्स उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से क्या होगा, मूव होगा। सो नाउ सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कुछ भी है, ठीक है, मास हमें पता नहीं, मास इसका m है। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस की फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की एबिलिटी है 50 न्यूटन। कितना फोर्स लगा सकता है, 50 न्यूटन। आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। वो न्यूटन क्यों होती है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, उसमें ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इट इज टेकन एज न्यूटन, ठीक है। अभी से भी याद कर लो कि ये सरफेस कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर सकता है, 50 न्यूटन ऑफर कर सकता है। तो अगर आप यहां से, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन है तो सामने से सरफेस भी कितना फोर्स लगाएगा, 50 न्यूटन लगाएगा। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ सरफेस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही स्टेट कर दिया है कि सरफेस की मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की एबिलिटी कितनी है, 50 न्यूटन, ओके। वो इसके मास पे भी डिपेंड करता है, समझ आ गया। तो वो बाद में डिस्कस करेंगे मास पे कैसे डिपेंड करता है, पर अभी से इतना ध्यान दो कि सपोज यहां से मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना ऑफर हो सकता है, 50 न्यूटन, ओके। तो अगर मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, सामने से फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव होगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं होगा, बिकॉज अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स बोथ आर सेम। जितना अप्लाइड फोर्स, जितना फोर्स आप लगा रहे हो, उतना ही फोर्स सामने से फ्रिक्शन लग, मतलब सरफेस ऑफर कर रहा है। सो दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। अब जो मेन चीज है वो समझनी है कि अगर मैं यहां पे कम फोर्स लगाता, सिर्फ 40 न्यूटन लगाता, तो ये सरफेस क्या 50 न्यूटन ही फोर्स ऑफर करता। इसके पास एबिलिटी तो कितनी है, 50 न्यूटन फोर्स की है, बट अगर आप 40 न्यूटन लगा रहे हो फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स 50 लग सकता है। आप खुद सोचो कि अगर यहां पे 50 न्यूटन फोर्स लगता तो यहां का फोर्स ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे शिफ्ट हो जाता। बट ऐसा होता है कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो वो वहीं पे, बट अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो हमारे साइड ही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया था, सामने से 50 न्यूटन लग रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट पे था। बट सपोज इफ यू आर अप्लाइंग 40 न्यूटन फोर्स एंड द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन इज 50 न्यूटन, तो यहां पे 50 न्यूटन फोर्स लगेगा, नहीं लग सकता, बिकॉज अगर 50 न्यूटन फोर्स लगता तो ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता। ऐसा होता है कभी भी, नहीं होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स कम हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया, 40। अप्लाइड फोर्स और कम हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना लग रहा है, 20 लग रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स। बट सपोज ये हो गया 50, इसकी मैक्सिमम एबिलिटी थी 50, तो यहां तक आया। बट सपोज अब अप्लाइड फोर्स हम बढ़ा के कर देते हैं 60, तो ये बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम एबिलिटी कितनी थी, 50 थी। तो अब ब्लॉक यहां पे मूव होगा। क्लियर। तो आपने क्या देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, बट उससे बड़ा हो नहीं सकता। तो क्या याद रखना है, फ्रिक्शनल फोर्स कैन नेवर बी greater than
applied force. Frictional force can never be greater than applied force. ठीक है, अब इसी से हम समझेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक which is balanced forces and unbalanced forces. तो हमने फोर्स पढ़ा, वो आपको क्लियर. फिर हमने क्या पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. फ्रिक्शनल फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेस टू द ऑब्जेक्ट. इसमें हमने एक चीज पढ़ी कि फ्रिक्शनल फोर्स, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 50 है और हम 40 लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो जाएगा. फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, वो उससे कम हो सकता है. जैसे ये केस है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट यहां मूव हो जाएगा. और अगर ये 40 होता तो ये 50 नहीं रह सकता था, ये भी कितना हो जाता, 40 हो जाता. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए. फ्रिक्शनल फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स. राइट दिस पॉइंट एंड देन वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं? हमने लास्ट केस में देखा कि ऑब्जेक्ट था मास m का. इफ द अप्लाइड फोर्स इज 50 एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 50, सो विल दिस ऑब्जेक्ट मूव? ये ऑब्जेक्ट मूव होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहां से 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहां से 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितना है? 100 है कि 0 है? 0 है, बिकॉज डायरेक्शंस आर अपोजिट. एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा. ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम आगे पढ़ने वाले. सो हियर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0. सो इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, तो उन फोर्सेस को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड फोर्सेस. और अगर यहां पे फोर्स 60 होता और मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 ही ऑफर हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड, क्योंकि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव होता है. तो बैलेंस्ड फोर्स जब भी बोला है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा. ठीक है, मूव नहीं होगा मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. समझ आ रहा है? बैलेंस्ड फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स बैलेंस्ड कंडीशन में है. क्लियर? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब कि वो बैलेंस्ड नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है. क्लियर? तो अब हम डेफिनेशंस लिखते हैं. Balanced force. If the net force acting on any system, if the net force acting on any system is 0, if the net force acting on any system, अगर सिस्टम पे कोई फोर्स नेट फोर्स लग रहा है, वो क्या है? 0 है. मतलब एक 50 लगा, सामने से भी 50 लगा, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस. क्लियर? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम, सिस्टम मीन्स ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्लियर? सो इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज 0, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस लिखते हैं. आप लोग लिख सकते हो खुद से, बट स्टिल आई एम मेकिंग यू राइट. अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस. अगर 0 नहीं है, एक साइड से 60 लग रहा है, दूसरी साइड से 50 लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड फोर्सेस.
if the net force acting on any system if the net force acting on any system is not zero, is non-zero, non-zero भी लिख सकते हैं, जीरो नहीं है, then the forces are said to be unbalanced forces. Then the forces are said to be unbalanced forces. ठीक है, तो हमने फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा। तो हमने फोर्स पढ़े। फोर्स में हमने क्या पढ़ा कि फोर्स इज अ पुश और पुल। Push or pull applied on an object is known as force. Then we studied 5 things a force can do. Let's recall once again. So what are the 5 things? First, it can move a stationary object. It can stop a moving object. It can change the speed of a moving object. It can change the direction of moving object. It can change the shape and size of moving object. फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स का कि फ्रिक्शनल फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, इट इज आइदर इक्वल और स्मॉलर। देन वी स्टडीड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज जीरो, then the forces are said to be balanced forces, and if the net force acting on any system is non-zero, then the forces are said to be unbalanced forces. इतना पढ़ा। तो जो फोर्स का जो जनरल पार्ट था वो फिनिश हुआ है, ठीक है। फोर्स में हम डीप में आगे पढ़ने वाले हैं, बट अभी हमें क्या स्टार्ट करना है, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो आपकी बुक में तो डिटेल में इतना दिया नहीं है, बट मैं बताता हूँ सब चीज लॉज ऑफ मोशन में, ओके। टिल देन राइट दिस, ओके, पॉज हियर एंड राइट दिस। फिर हम देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन कैसे आए। देखो, अब लॉज ऑफ मोशन 3 साइंटिस्ट की वजह से है। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले जो लॉज दिए थे वो दिए थे एरिस्टोटल ने। किसने दिए थे? एरिस्टोटल ने। इसका बुक में कोई भी डिस्कशन नहीं है। एरिस्टोटल का लॉ फेल हो गया था क्योंकि उसने एकदम गलत चीज बोली थी, ठीक है। लॉ एकदम फेल हो गया था उसका। एरिस्टोटल के बाद गैलीलियो ने लॉ दिया था। गैलीलियो ने जो कंसेप्ट बताया वो सही थे, बट गैलीलियो ने फर्दर रिसर्च नहीं की थी उस पर। तो गैलीलियो की रिसर्च को बेस बना के लॉज दिए किसने थे लास्ट में? तो वो थे आइजैक न्यूटन। कौन थे? आइजैक न्यूटन। सो सबसे पहले लॉ किसने स्टार्ट किया था, मतलब इस पर वर्क करना किसने स्टार्ट किया था? एरिस्टोटल। तो पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। क्यों फेल हुआ वो आपको पता ही चल जाएगा, जो उसका लॉ था उस वजह से ही फेल हुआ। फिर गैलीलियो ने लॉ दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बेस पे आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज दिए। सो लॉज ऑफ मोशन में आपको न्यूटन के कितने लॉज पढ़ने? 3 लॉज पढ़ने। सो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए उसी पे ये चैप्टर बेस्ड है पूरा, उसी पे ही न्यूमेरिकल्स हैं, उसी पे ही सब कुछ है। क्लियर? सो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एरिस्टोटल और गैलीलियो की। आइजैक न्यूटन हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ तो पढ़ना नहीं है, एकदम आराम आराम से जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग ऑफ एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने क्या बोला कि आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, सपोज आप एक बॉल को रोल कर दो, सपोज इफ आई रोल अ बॉल ऑन अ सरफेस, इट विल इवेंचुअली स्टॉप। After traveling a certain distance, it will stop. तो एरिस्टोटल ने क्या बोल दिया
every object has a natural tendency to stop by itself. एरिस्टोटल ने बोल दिया हर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या करना है, रुक जाना है। क्लियर? तो अगर ऐसा होता तो रफ सरफेस पे बॉल कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, स्मूथ सरफेस पे बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अगर ये बॉल की ही प्रॉपर्टी थी कि थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाना है, तो वो रफ सरफेस पे भी उतना ही करती और स्मूथ सरफेस पे भी उतना ही करती। एरिस्टोटल ने क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू स्टॉप बाय इटसेल्फ। हर एक ऑब्जेक्ट की एक खुद की एक टेंडेंसी होती है, खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाना है। Here, which is totally wrong, because see, अगर आप डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स भी देखोगे तो अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग टाइप से ऑब्जेक्ट्स मोशन करते हैं। तो मोशन में रोल कौन प्ले करता है, ऑब्जेक्ट करते हैं नो डाउट, बट सरफेसेस भी करते हैं। तो सिर्फ ऐसा बोल देना कि ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है रुक जाने की, वो गलत है। यू ऑलरेडी नो कि बॉल क्यों रुकती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बॉल क्यों रुक जाती है थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो एरिस्टोटल ने फ्रिक्शन की तो कोई बात ही नहीं की थी। ठीक है, एरिस्टोटल ने फ्रिक्शन की कोई बात की नहीं थी, तो इसलिए एरिस्टोटल का लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, अब एरिस्टोटल के बारे में कुछ याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि एरिस्टोटल ने क्या लॉ दिया था। इसके बाद इसको करेक्ट किया किसने, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। गैलीलियो डिड वन एक्सपेरिमेंट, इन दैट एक्सपेरिमेंट ही ट्राइड मेकिंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं है, मींस आज तक कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलेस बनाया नहीं गया है, बट समहाउ वी कैन मिनिमाइज द फ्रिक्शन ऑफ एनी सरफेस। हम सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? जो ऑब्जेक्ट आप मूव करा रहे हो वो क्या करे, रोल करे। ऑब्जेक्ट क्या करे, रोल करे, क्योंकि कोई भी चीज रोल करती है तो उस पर फ्रिक्शन क्या करता है, कम लगता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, आप सरफेस का फ्रिक्शन कैसे मिनिमाइज कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ हो, वो रोल करे, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो, सर्कुलर हो, और जो सरफेस हो वो क्या हो, स्मूथ हो। क्लियर? हाउ कैन वी मिनिमाइज फ्रिक्शन ऑफ एनी सरफेस कि ऑब्जेक्ट क्या हो, सर्कुलर हो, मीन स्फेरिकल हो, ऑब्जेक्ट का सरफेस स्मूथ हो और सरफेस भी क्या हो, स्मूथ हो। थर्ड, सरफेस पे क्या हो, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स लो। अगर सरफेस पे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स लगे होंगे, ठीक है, अगर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स की लेयर होगी सरफेस पे, तो सरफेस कैसा होगा, एकदम स्मूथ होगा, तो उस पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एकदम मिनिमम हो जाएगा। जीरो तो नहीं हो जाएगा, बट वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? सो उन्होंने उससे एक बहुत ही मिनिमम फ्रिक्शन का सरफेस क्रिएट करा। अब उन्होंने क्या करा, देखो सपोज पूरा सरफेस है फ्रिक्शन, बहुत ही कम फ्रिक्शन का है, ये एक एंगल है, जितने एंगल पे ये वाला प्लेन है उतने ही एंगल पे यहाँ पे सामने एक प्लेन है। ठीक है, अब यहां पे एक बॉल है, इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट वो कितनी हाइट पे है, एच जितनी हाइट पे है। अब इस बॉल को क्या करा गया, रोल किया गया, तो ये बॉल ये इंक्लाइंड सरफेस से रोल करते हुए आएगी और कहां तक जाएगी, सेम हाइट तक। कहां तक जाएगी, सेम हाइट तक। जितनी हाइट यहां पे है उतनी ही हाइट तक बॉल गई, तो जितना डिस्टेंस इस प्लेन पे ट्रेवल हुआ उतना ही डिस्टेंस इस प्लेन पे ट्रेवल हुआ। क्लियर? एग्जैक्ट
अगर आप इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसिडर करो तभी ये चीज पॉसिबल है कि जितनी हाइट यहाँ पे थी उतनी हाइट यहाँ पे आएगी। प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तो आप इतना फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये घर पे नहीं करने बैठ जाना है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, मतलब हम प्रैक्टिकली इतना ज्यादा फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं कर सकते। बट एक फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझाने के लिए गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसको थ्योरेटिकली आप समझो तो ज्यादा अच्छा है। नाउ सपोज कीपिंग दिस इंक्लाइनेशन सेम, वी आर रिड्यूसिंग इंक्लाइनेशन ऑफ दिस प्लेन। मैंने ये प्लेन को थोड़ा नीचे कर दिया, सपोज ये प्लेन को नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये बॉल रोल करते हुए कहां तक जाएगी? जितना डिस्टेंस इस प्लेन पे ट्रेवल किया उतना डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल करेगी, या जितनी हाइट यहां पे है उतनी हाइट तक आएगी। तो हमेशा जितनी हाइट से रिलीज करते हैं उतनी ही हाइट तक वो ट्रेवल करती है फ्रिक्शनलेस सरफेसेस पे, ठीक है। तो ये यहां से ट्रेवल करते हुए आएगी और कहां तक जाएगी? सेम हाइट तक। Clear? Now suppose if I further reduce the inclination, तो अब क्या होगा? Suppose if I further reduce the inclination, so what will happen? It will again try to achieve the same height. अब देखो यहां पे जो ये डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में क्या है? कम। ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। अगेन सेम हाइट अचीव करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो और ज्यादा करना पड़ेगा। अब सपोज इंक्लाइनेशन रिड्यूस करते 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 आप देख रहे हो जैसे जैसे इंक्लाइनेशन रिड्यूस हो रहा है, डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा करना पड़ रहा है ट्रेवल उसको टू अचीव द सेम हाइट। अब सपोज इंक्लाइनेशन रिड्यूस करते करते इसको फ्लैट कर दिया, सिर्फ ये सरफेस है। तो अब जब बॉल रोल होके आएगी तो वो कंटिन्यूअसली यहां पे ट्रेवल करेगी। वो ये हाइट अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी क्योंकि स्ट्रेट है। So this ball will travel endlessly because this ball will not be able to achieve this height. ये height achieve नहीं कर पाएगी। तो ये चीज कब पॉसिबल है? जब सामने से कोई फ्रिक्शन ना लग रहा हो। तो गैलीलियो ने यही समझाया कि अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो ये बॉल रुकती ही नहीं, क्योंकि ये हाइट अचीव नहीं कर सकती थी। उसने ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि हाइट अचीव करना पॉसिबल नहीं है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। दैट्स व्हाई दिस बॉल विल नॉट स्टॉप। तो एरिस्टोटल का लॉ उसने रॉन्ग प्रूव करा कि ये बॉल की नेचुरल टेंडेंसी नहीं थी रुक जाना, सरफेस की टेंडेंसी थी फ्रिक्शन ऑफर करना। तो प्रैक्टिकल केसेस में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लगता है, इसलिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉल रुकती है। क्लियर? सो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट अ बॉल स्टॉप्स। क्लियर? ये गैलीलियो का लॉ था जो एकदम सही था। अब इस लॉ को बेस बना के न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए। Those laws I will discuss in the next sessions. Okay. Till then, go through this video again. Read these topics from your textbook for better understanding. Thank you.